खुद पर आतंकी हमले के बाद इजरायल गाजा पट्टी पर भयानक हमले कर रहा है। इस हमले के साथ ही साथ इजरायल ने पूरी दुनिया को यह संदेश भी दिया है कि इस बार किसी का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाजा पट्टी की ताजा तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। इतना तय है कि अगर इजरायल ने अपने ये हमले जारी रखे तो आने वाले कुछ दिनों में गाजा पट्टी इमारतों का कब्रिस्तान बन जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब इजरायल पर हमले हुए हैं तब तब उसने भयानक जवाबी हमले किए। केवल यही नहीं, इजरायल ने इन हमलों में जीत के इनाम के तौर पर और ज्यादा जमीन पर भी कब्जा किया है। यानी हर बार अरब देशों को हार मिली। पिछले कुछ समय में इजरायल, भारत, चीन, रूस ये ऐसे देश रहे हैं जिन्होंने अपने देश का हित सोचते हुए फैसले लिए हैं। कुछ दशक पहले तक ऐसा नहीं होता था। दुनिया पर अमेरिका और यूरोप के देशों का दबदबा था। सीमा विवाद हो, छोटी मोटी लड़ाइयां हो, अधिकारों से जुड़े मसले हों, यानी दो देशों के बीच में कोई भी विवाद हो, उसमें अमेरिका और यूरोपीय देश दबंग की भूमिका में रहते थे। ये लोग प्रतिबंध लगाया करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ये दबंगई खत्म होती जा रही है। एक तरह से दुनिया में शक्ति का केंद्र अमेरिका और यूरोप से हटकर अन्य ताकतवर देशों की तरफ मुड़ रहा है। रूस का उदाहरण ही लीजिए। वर्ष 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने बड़े पैमाने पर किसी अन्य देश पर कब्जे की जंग नहीं लड़ी। लेकिन अब पिछले करीब 18 महीनों से रूस ने यूक्रेन पर कब्जे की जंग छेड़ दी है। यह अलग बात है कि रूस इस जंग को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बता रहा है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन में रूस क्या करना चाहता है। हमेशा की तरह रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे अपने मित्र देशों से इतनी मदद मिल रही है कि वो इस जंग को जारी रख सके। दुनिया में शक्ति का केंद्र बदल रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी नई विश्व व्यवस्था बनती दिख रही है। इसमें भारत भी शामिल है। भारत में राष्ट्रवाद की लहर है। देश के नागरिक देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रवाद की लहर न सिर्फ आम नागरिकों में दिखी है, बल्कि देश की सत्ता चला रहे शासकों में भी इसकी झलक दिखाई देती है। सितंबर में कनाडा के अंदर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस खालिस्तानी आतंकी की मौत का जिम्मेदार भारत को बता दिया था। जस्टिन ट्रूडो को लगा था कि भारत पर आरोप लगाने से वो दबाव में आ जाएगा। कनाडा को लगा था कि इस दबाव की वजह से भारत झुकेगा, लेकिन यह दबाव कनाडा को उल्टा पड़ गया। इस मुद्दे पर भारत के पलटवार ने दुनिया को कनाडा का दूसरा चेहरा दिखाया। भारत ने अपने सबूतों से दुनिया को यह बताया कि कनाडा आतंकवादियों और विदेशी अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। भारत के पलटवार के बाद कनाडा को झुकना पड़ा। चीन ने ताइवान को लेकर विश्व की ना सुनने की रणनीति अपनाई हुई है, जबकि आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसे शक्तिशाली देश बनाने में अमेरिका का ही हाथ था। वर्ष 1979 में अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन के साथ संबंध सुधारने के लिए कई कदम उठाए थे। अमेरिका ने कम्युनिस्ट चीन को न सिर्फ मान्यता दी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल करने का पक्ष लिया। वर्ष 1949 से 1969 तक अमेरिका ने केवल ताइवान से संबंध रखे थे। यही नहीं, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ताइवान को सीट दिलवा दी थी। हालांकि 1980 के बाद हालात बदले तो अमेरिका की मदद से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। अमेरिका मानता था कि चीन के साथ उसके संबंध बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब विश्व व्यवस्था बदलने का असर यह है कि ताइवान के मामले में चीन ने अमेरिकी धमकियों को भी नकार दिया है। ऐसे ही दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर का एक उदाहरण इजरायल भी है, जिसने खुद पर हुए हमास के हमलों का करारा जवाब दिया है। इस्लामिक आतंकी संगठन हमास के गढ़ गाजा पट्टी में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। इजरायल ने भी हमास से निपटने के लिए अमेरिका की तरफ मुंह नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका समेत सभी देशों को बता दिया कि हमास को उसकी गलती की बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। दरअसल ये बदलाव वर्ष 2020 के बाद से आया है। दुनिया की शक्ति के केंद्र की कूटनीति को हम समझना चाहें तो हमें बदलता वर्ल्ड ऑर्डर समझना होगा। वर्ष 1945 से लेकर वर्ष 2020 तक दुनिया की शक्ति का केंद्र 3 बार बदलता देखा गया है।
वर्ष 1945 से लेकर 1990 तक दुनिया की शक्ति बायपोलर थी, यानी शक्ति के दो केंद्र थे। इसमें एक तरफ था नाटो और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। यह ऐसा वक्त था जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद इन दोनों महाशक्तियों में शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर जारी रहा। इसके बाद वर्ष 1990 से वर्ष 2020 तक वैश्विक शक्ति यूनिपोलर हो गई, यानी शक्ति का केवल एक केंद्र बन गया था। शक्ति का एक केंद्र था अमेरिका। दरअसल इस दौरान सोवियत यूनियन का विघटन हो गया था। कई स्वतंत्र देश भी बन गए थे, जिससे रूस कमजोर पड़ गया। इसके बाद वर्ष 2020 के बाद से अब वैश्विक शक्ति मल्टीपोलर हो गई है, यानी शक्ति के कई केंद्र हो गए हैं। वर्ष 1990 से 2020 तक अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक में 2 नाकाम युद्ध लड़े। ये दोनों लड़ाइयां उसके लिए महंगी साबित हुई। इराक के मामले में अमेरिका की छवि भी खराब हुई और अफगानिस्तान में आखिरकार अमेरिका को तालिबान के आगे झुकना पड़ा और वो अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। इन युद्धों से अमेरिका कमजोर होता गया। अमेरिका के कमजोर होने की वजह से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति बन गई। शक्ति के इन नए केंद्रों में भारत, इजराइल, चीन, रूस, टर्की, ईरान और ब्राजील जैसे कई देश हैं। ये देश अमेरिका और उसके सहयोगियों की फिक्र किए बिना अपने फैसले खुद ले रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर ऐसा देखा गया है कि दुनिया में किन्हीं 2 देशों के बीच विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए अमेरिका का दखल जरूर हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने ऐसा करना बंद कर दिया है। यूक्रेन पर रूस का हमला हो या फिर आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध, दोनों में ही अमेरिका और उसके सहयोगियों ने सीधी एंट्री नहीं ली है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश ये मानकर चल रहे हैं कि उनके विवाद उनके अपने हैं और उन्हें खुद ही उनका हल निकालना होगा। यही वजह है कि अब दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, जिसमें शक्ति का केंद्र अमेरिका और उसके सहयोगियों से हटकर दुनिया के कई देशों में बन रहा है। इजराइल पर आतंकी संगठन हमास का अब तक का सबसे बड़ा हमला भी इसी बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की वजह से है। ये बात लगातार सामने आ रही है कि आतंकी संगठन हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है। कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ईरान हमास की मदद कर रहा था। अब सवाल यह है कि अचानक ईरान ने हमास के जरिए इजराइल पर आतंकी हमले क्यों करवाए और इसके पीछे उसका मकसद क्या है? ईरान खुद को पश्चिम एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति मानता है। ईरान मानता है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में उसका भी एक अहम स्थान है। वैसे तो ईरान कई दशकों से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध झेल रहा है, इस वजह से इसकी अर्थव्यवस्था खराब है, लेकिन इसके बावजूद इस क्षेत्र में ईरान एक बड़ी सैन्य शक्ति है। यमन, सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देशों में कई कट्टर संगठन हैं जिनको ईरान का समर्थन हासिल है। इन हिंसावादी संगठनों के जरिए ईरान अपना महत्व दिखाता है। भारत में हुए G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा हुई। इस कॉरिडोर के बनने से भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपीय देशों को काफी लाभ होगा। यही नहीं, ये कॉरिडोर यूरोप, इजराइल और भारत के मैत्री संबंध यूएई, सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों से मजबूत कर सकता है। जिन क्षेत्रों से ये कॉरिडोर गुजरना है, इस क्षेत्र में ईरान भी एक शक्ति है। ईरान को इस कॉरिडोर से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी वजह से ईरान ने इजराइल पर हमास के जरिए हमला करवाया। इसके संकेत भी मिले थे। अब आज का प्रेरक विचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहा था कि एक दूसरे के बच्चों को मारकर हम शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। Z News.